ओम शांति। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और कोरोना से बच के रह रहे होंगे। आज मैं आपको कोरोना के बारे में ये जानकारी देना चाह रही हूँ कि ये हमारे शरीर को किस तरह बर्बाद कर रहा है, क्योंकि सभी को ये उत्सुकता तो रहती है कि आखिर कोरोना शरीर में कैसे इन्फेक्शन फैलता है, क्या करता है ये हमारे साथ, और क्यों हमारे सामने ऐसी बातें आती है कि अचानक अस्पतालों में कोरोना वार्ड में मरीज को आइसोलेटेड रखते हैं और बोलते हैं कि मरीज ठीक है, डॉक्टर कहते रहते हैं, और फिर पता चलता है कि अचानक वो कहते हैं कि आपके मरीज की डेथ हो गई, वो कोलैप्स हो गया। सडनली ऐसी स्थितियां क्यों आ जाती है? तो यही सब उलझने जो आपके मन में आती रहती होगी, उन्हीं की उत्सुकता को शांत करने के लिए मैं आपको इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगी। वास्तव में कोरोना की कहानी किसी भी मरीज के लिए कहाँ से शुरू होती है कि जब हमें किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के हम संपर्क में आते हैं। अब इन्फेक्टेड व्यक्ति कोरोना का बिना लक्षणों वाला भी हो सकता है। ये बात आप गौर से सुन लें और समझ लें, तो हमें कोई पता नहीं होता कि हम कब किस व्यक्ति के संपर्क में आ गए जिसको कोरोना था। तो लेकिन वो बातचीत हम करते हैं पास में खड़े रहकर, वो छींक दे, खांस दे, या बहुत जोर से आवाज करते हैं या हंसते बोलते हैं, तब भी कुछ थूक के कण तो हमारे मुंह से निकलते ही हैं। और उसकी नाक और मुंह की श्वास भी जो बाहर निकलती है, जब वो इन्फेक्टेड होता है व्यक्ति, तो उसमें उसकी श्वास जो बाहर निकलती है उसमें वायरस की अच्छी खासी मात्रा होती है। और हम भी अगर बिना मास्क के और उसके बिल्कुल पास में रहकर खड़े रहकर बातें करते हैं और फिर वो हमारे मुंह से श्वास से अंदर चला जाता है, तो हमें भी इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने के 2-3 दिन तक हमें कुछ भी एहसास नहीं होता, या मतलब अंदर शरीर में वो क्या प्रक्रिया करता है, 2-3 दिन तक वो कुछ नहीं करता, लेकिन वो सिर्फ अपने गले में जो है, जहाँ निगलने का स्थान है, उधर गले में अपनी जगह बनाता है और वहाँ अपनी जनसंख्या बढ़ाता है, रेप्लिकेट होता है मतलब, और वहाँ उसकी संख्या बढ़ती जाती है। फिर अगले 5-6 दिन इन्फेक्शन के संपर्क में जब हम आए, उसके 5 से 8 दिनों के बीच में वो वायरस का इन्फेक्शन फिर जब ज्यादा मात्रा में हो जाता है, और इन्हीं 5 से 8 दिनों में हम लोग भी दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी हमारे भी मुंह और सांस से, जो मुंह और नाक से जो श्वास बाहर निकलती है, उसमें ये वायरस बाहर फैलता जाता है, और जिस लोग जो हमारे संपर्क में आते हैं वो इन्फेक्ट हो जाते हैं। अब ये क्या होता है, वायरस वहां अधिक संख्या में हो गया तो वहां लक्षण पैदा हो सकते हैं, जैसे गला खराब होना, गले में छींक, खराश होना, इरिटेशन से छींके आना, या 99-100 डिग्री थोड़ा बुखार आना, या थकान होना। लेकिन इससे ज्यादा लक्षण अभी गले में है तो वो नहीं कर रहा है, तो तब भी हम निश्चिंत रहते हैं, हमें कोरोना का कोई डर नहीं लगता है। लेकिन जब ये वायरस फिर नीचे उतर जाता है गले की श्वास नलिका से और फेफड़ों में संक्रमण फैलाना शुरू करता है, फेफड़ों में संक्रमण करने के साथ साथ ही वहां हम जानते हैं कि फेफड़ों की हर जो फुफ्फुस है या जो एल्वियोलाई है, उनके वहां पे जो ब्लड सर्कुलेशन के लिए छोटी छोटी नलिकाएं होती है जिससे गैस एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में। तो वहाँ ये वायरस जो है ब्लड में वहां से एंटर करके चला जाता है और फिर पूरी बॉडी में ये फैल जाता है। बॉडी में फैलने के बाद इसके दो मुख्य जो है नुकसान करने वाले तरीके हैं कि एक तो ये फेफड़ों में जो है सूजन पैदा कर देता है। कैसे करता है कि ये सारे ही बॉडी में जो भी सूक्ष्म नलिका रूपी स्ट्रक्चर्स हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो भी बॉडी में है, जो अंदर से होलो है, उन सारों की एंडोथेलियल या एपिथेलियल लाइनिंग जो है, उनको ये अटैक करता है और वहां सूजन कर देता है। वहां सूजन होने से अब फेफड़ों में वहां सूजन आ गई तो छोटी छोटी एल्वियोलाई है तो उनमें फ्लूइड भर जाता है, सूजन आ जाती है और स्पेस जो है वो पूरा ऑक्यूपाई हो जाता है, वहां एयर नहीं जा सकती है। तो धीरे धीरे उस मरीज को जो है सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है, पर सांस लेने में तकलीफ जो महसूस होती है वो बहुत देर में होगी। उससे पहले उसको सिर्फ सिर में भारीपन होगा, क्योंकि धीरे धीरे उससे ऐसा महसूस होता है कि कुछ हो रहा है, शरीर में थकान हो रही है, अनईजीनेस है, बेचैनी है, तो वो हेडेक के रूप में उसको महसूस होती है, शरीर में भारीपन, कमजोरी, ऐसे लक्षण आते हैं। जब फेफड़े लगभग आधे
के करीब संक्रमित हो जाते हैं या उनमें सूजन आ जाती है, तब मरीज को एहसास होना शुरू होता है कि उसको सांस लेने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, वो हाँफ रहा है। और तब जाकर मरीज डॉक्टरों के पास जाते हैं और बताते हैं कि हमें तकलीफ हो रही है, हमें सांस में तकलीफ है और कुछ ये ऐसी बातें हैं। तब हम उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं और उनका इलाज शुरू करते हैं। इसके साथ ही कोरोना वायरस जो है ब्लड में जाने के बाद ये खून को भी गाढ़ा करने लगता है। खून को गाढ़ा करने से क्या होता है कि जो मरीजों के डिफरेंट अंग हैं, जैसे गुर्दे हुए, लीवर हुआ, ब्रेन हुआ, यहाँ तक कि आंतें हुई, इंटेस्टाइन, और जहां भी छोटी नलिकाएं हैं वहां ब्लड रुक जाता है, सर्कुलेशन में नहीं आता, उन अंगों को फिर और ज्यादा ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उन अंगों को नुकसान पहुंचता है। और इसी कारण से व्यक्तियों को कोई भी लक्षण हो सकते हैं, वैरायटी लक्षण हो सकते हैं। इस बीमारी के कोई पर्टिकुलर लक्षण नहीं है कि हम कहें कि ये पिक्चर होगी तो कोरोना होगा। कुछ भी लक्षण हो सकते हैं, क्योंकि वो किस अंग की किन रक्त नलिकाओं को ब्लॉक किया, उसी आधार पे लक्षण आ जाएंगे। तो वैरायटी पिक्चर लक्षणों वाली सामने आ रही है कोरोना मरीजों की, जिसमें पेट के लक्षण से भी मरीज आते हैं कि हमें दस्त हो रहे हैं, पेट दर्द हो रहा है और हमें खाना नहीं पच रहा और चक्कर आ रहे हैं। वीकनेस, चक्कर आना तो साथ में रहता है। इसी तरह किसी को पेशाब की प्रॉब्लम हो रही है, एकदम ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ गया है, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है और वो सांस की तकलीफ भी हो रही है, वो भी आते हैं। या जो सुनने में आ रहा है कि ये स्वाद लेने में स्वाद नहीं आ रहा है, सूंघने की शक्ति चली गई है, तो वो भी इसलिए कि वो ब्रेन के उस हिस्से की रक्त नलिकाओं को उसने ब्लॉक कर दिया और वहां के जो ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने से वो जो हिस्सा है वो काम करना बंद करना शुरू करता है। तो इसलिए हमें कोरोना के बारे में बहुत सावधान रहने की जरूरत है कि इस तरह ये हमारे शरीर को बर्बाद करता है। अब क्या होता है कि जब ये लक्षण होने लगते हैं तब हम उस पर ध्यान देते हैं और मरीजों का इलाज करते हैं। इलाज के लिए भी गवर्नमेंट ने इसको कैटेगराइज किया है कि मरीजों को लक्षणों के आधार पर हम बांटे, क्योंकि सारे मरीज अस्पतालों में भर्ती नहीं किए जा सक रहे हैं, इतना स्थान भी नहीं है। तो एसिम्प्टोमेटिक, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, ऐसे 4 और क्रिटिकल 5 क्लासेस में इनको डिवाइड किया हुआ है। तो एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड केसेस जिनके घर में स्थान है और जो घर में क्वारंटाइन हो सकते हैं, उन्हें घर में क्वारंटाइन किया जा रहा है और कहा जाता है भी तुम कोई बड़े लक्षण, ज्यादा तकलीफ हो तो आप बताओ, डॉक्टर से रोज चेकअप कराओ, ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन चेक करें, अपना टेम्परेचर ले और उनको थोड़ा जो लक्षण आ रहे हैं उन सिम्टम्स के हिसाब से नॉर्मल जो खांसी जुकाम वगैरह की एंटीबायोटिक दवाई देते हैं वही उनको दी जा रही है। और बाकी तो हम सुन ही रहे हैं, काढ़ा पीने से लेके अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के सारे कार्य जो करने हैं वो तो मैं इसमें रिपीट नहीं करूंगी, वो करने को कहा जाता है। दूसरे फिर हो जाते हैं मॉडरेट केसेस, तो उनको वार्डों में भर्ती किया जा रहा है। उनमें से जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है उन्हें ऑक्सीजन दी जाती है और साथ में कुछ यही दवाइयां जो सिम्टोमेटिक दवाइयां हैं वो दी जा रही है। और उनको भी चेकअप किया जाता है कि उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर डाउन होता है तब उन्हें एंटीवायरल या दूसरी दवाइयां फिर शुरू की जाती है। उससे पहले एंटीवायरल दवाइयां आदि नहीं दी जा रही है, क्योंकि वे बहुत महंगी भी है और कोई 100% फायदा करेगी ये उनकी गारंटी नहीं है। वे तो हम देखो, जान बचाने के लिए जब व्यक्ति जाने की स्थिति में हो जाता है तो हम हर कोशिश करते हैं उसको बचाने के लिए कि जो भी हथियार हमारे पास है हम हर उससे उसकी रक्षा करने के लिए एफर्ट करते हैं। तो फिर जो सीवियर पेशेंट हो जाते हैं जिनको ऑक्सीजन का सैचुरेशन ऑक्सीजन देने के बाद भी मेंटेन नहीं हो रहा, फिर उनको बोला जाता है कि तुम उल्टे लेटो और ये एंटीवायरल ड्रग्स दी जाती है ताकि वो वायरस को खत्म करके उसका लोड कम करे। उससे भी अगर कंट्रोल नहीं होता है, ऑक्सीजन साथ में चल रही है, तो उनके जो जो अंग खराब हो रहे हैं और जो जो अंगों को नुकसान पहुंच रहा है उनको सपोर्ट देने वाली, जैसे जो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनको तो रक्त वाहिनी, उनकी जो रक्त वाहिनियां होती है, जो एंडोथेलियल ट्यूब जो ब्लड वेसल्स की होती है वो पहले से ही जाम हो रखी होती है, उनमें पहले ही जमाव हो रखा होता है। तो इसीलिए कोरोना मरीजों को जो इन्फेक्शन होता है उनमें जिनको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, वो लोगों की मोर्टेलिटी यानी मृत्यु के ज्यादा अवसर बढ़ते जा रहे हैं और हो रही है उनकी मृत्यु। वो इसीलिए हो रही है क्योंकि उनकी आधी से ज्यादा तो पहले से परिस्थितियां बनी हुई है, कोरोना जो बीमारी पैदा करेगा उसके अनुसार ही बन चुकी है और फिर कोरोना का अटैक और हो गया तो उनके लिए सरवाइव करने के लिए उन्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और मुश्किल हो जाता है ऐसी स्थितियों में।
इसके बाद क्या होता है कि जब वायरस बढ़ गया है अंदर, अंग धीरे धीरे काम करने बंद कर रहे हैं, तो वो शरीर में लक्षण दिखाना शुरू करते हैं। तो फिर उनको फ्लूइड पे भी लिया जाता है, आईवी लाइन शुरू की जाती है, उनका ब्लड प्रेशर मेंटेन करने की दवाइयां दी जाती है। और तो एंटीवायरल दवाइयों के साथ उनको सूजन कम करने के लिए स्टीरॉइड दिए जाते हैं। खून गाढ़ा करता है ये वायरस, ये भी इसकी प्रॉब्लम है, तो खून पतला करने के लिए जो दवाइयाँ होती है वो खून पतला करने वाली दवाइयाँ दी जाती है। और इसके अलावा जिस जिस अंग के ऊपर उसका असर आ रहा है और वो अंग नुकसान उसको पहुंच रहा है और उसके जो लक्षण दिखाई देते हैं उनको कंट्रोल करने वाली फिर दवाइयाँ आगे से आगे उसमें जुड़ती चली जा रही है। तो इस तरह से अभी कोरोना मरीजों का इलाज अस्पतालों में चल रहा है। इसके साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि ये एक गलतफहमी, गलत धारणा पब्लिक में बनी हुई है कि कोरोना मरीजों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, सीरियस होते हैं तो, और उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उससे वो नहीं मिली होगी तो उसकी वजह से वो मर रहे होंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए कोरोना मरीज की बीमारी में ऐसा हो रहा है कि आखिरी क्षण तक लगभग जो कोरोना पेशेंट्स हैं वो होश में रह रहे हैं और वो बाकायदा कॉन्शियस होते हैं। उनकी तकलीफ ये होती है कि उनके फेफड़ों में पानी भर जाने से उनको, उनका जो पसलियां हैं और मांसपेशियां हैं और श्वसन तंत्र जो बाहर से मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, श्वास लेने के लिए जो मशीन है वो तो बराबर काम कर रही है, लेकिन उनके फेफड़ों में श्वास लेने के बावजूद एयर घुस नहीं रही है, ऑक्सीजन जा नहीं रही है। तो बाहर से भले ऑक्सीजन दी जाए या वेंटिलेटर लगाया जाए, वेंटिलेटर तो आर्टिफिशियल छाती को ऊपर नीचे करके और उसमें ऑक्सीजन डालने के लिए श्वास नली में इतना ही हेल्पफुल होता है। पर जब कोरोना के मरीज तो खुद श्वास ले रहे होते हैं, उनकी पसलियां मांसपेशियां काम कर रही होती है, तो उनको वेंटिलेटर की जरूरत अमूमन नहीं पड़ रही है। उनको ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, पर वो ऑक्सीजन देने के बावजूद भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं। वो इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि उनके फेफड़ों में सूजन आ जाती है, पानी भर जाता है और एक्सचेंज की कोई जगह ही नहीं रहती कि ऑक्सीजन फेफड़ों से होके ब्लड में जा सके। तो इस वजह से, और सीधा हमारे पास आज तक कोई अभी मेडिकल साइंस में ऐसी रिसर्च नहीं हुई कि सीधा ब्लड में ऑक्सीजन दे दी जाए और वो हीमोग्लोबिन से जुड़ के पूरे अंगों को मिल जाए, ऐसा कोई अभी सिस्टम आया नहीं है। ऐसी बीमारी भी नहीं आई, आज तक जरूरत नहीं पड़ी। तो ये जो व्यवस्था है इसके कारण ये भ्रांति आप हटाएं कि वेंटिलेटर और बहुत सारे ऑक्सीजन फैसिलिटी होएगी तो ही मरीज बचेगा। मरीज तो तब बचेंगे जब हम कोरोना से दूर रहेंगे। कोरोना वायरस से बचाव ही इसका उपचार है, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट वायरस लोड करने वाली कोई दवाई नहीं, लोड कम करने वाली कोई भी अभी एंटीवायरल ड्रग नहीं आई है। जितनी दवाइयां दी जा रही है वो सिर्फ ट्रायल बेसिस पे ही, एक्सपेरिमेंट के तौर पे ही दी जा रही है कि वो इतना कम कर रही है, कोई किसी पेशेंट में इतना कम कर रही है। तो इसलिए, और इसके बाद जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट अभी आया है वो है प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी में भी क्या हो रहा है आपको मैं सरल भाषा में समझाऊं कि जिन मरीजों को पहले कोरोना इन्फेक्शन हो गया तो उनके शरीर में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज बन गई, जो मतलब कोरोना को मारने वाली, कीटाणु को मारने वाले कण होते हैं हमारे शरीर के, तो वो दूसरे के खून में से छानकर ये प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा वो कण ले लिए जाते हैं और जो सीरियस मरीज है उसको ये प्लाज्मा थेरेपी वो कण चढ़ाए जाते हैं, ताकि वो जल्दी से जल्दी, एंटीवायरल ड्रग तो है नहीं, तो वो जाकर के उस वायरस को खत्म करें और उससे होने वाले नुकसान को रोक सकें। लेकिन ये भी तो तभी कारगर हो सकती है, उन्हीं मरीजों में कारगर होगी जिनको अर्ली स्टेज में ही ये प्लाज्मा थेरेपी दी जाए। अगर उसके लंग्स पूरे डैमेज हो गए हैं और उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन इतना कम हो गया और ब्लड क्लोट्स इतने बन गए कि हार्ट भी खराब होने लग गया है, किडनी खराब हो गई है, अब उसको प्लाज्मा थेरेपी देंगे भी तो उसको फायदा होने की उम्मीद कम है। तो अर्ली स्टेज में, जैसे कि सीवियर पेशेंट होने से पहले मॉडरेट स्टेज में ही अगर मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी दी जाए तो उनको ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो यहाँ मैं एक बात की रिक्वेस्ट हमारे डॉक्टर समुदाय से और सरकार से भी करना चाहती हूँ, जैसे कि अभी आरटीपीसीआर टेस्ट जो कोरोना के वायरस को पकड़ने वाला टेस्ट है, उसकी बजाय अगर साथ में, उसके साथ में एंटीबॉडी टेस्ट भी शुरू करवा दे सरकार, तो अधिकतर लोग जो, जिनको कोई लक्षण नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, वे आरटीपीसीआर की जगह एंटीबॉडी टेस्ट जाके करा ले और अगर उनके शरीर में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी बन गई है
तो इसके दो फायदे होंगे कि एक तो प्लाज्मा डोनेट करने वाले, एंटीबॉडी डोनेट करने वाले लोगों की संख्या में एकदम इजाफा हो जाएगा और हम लोगों को एंटीबॉडी दे सकेंगे। और दूसरा ये होगा कि आरटीपीसीआर बहुत महंगा टेस्ट है और एंटीबॉडी टेस्ट उसकी तुलना में सस्ता टेस्ट है, तो उससे सरकार का खर्चा बचेगा। और तीसरी ये बेनिफिट होगा कि हमें ये भी पता लग जाएगा कि कितना % पॉपुलेशन अब तक इन्फेक्टेड हो चुकी है। भले उनमें लक्षण आए या नहीं आए, नुकसान कितना हो वो तो हमें सामने आ ही रहा है, क्योंकि वो तो जो सीरियस मरीज हो रहे हैं वो खुद ही जाके कोरोना पॉजिटिव टेस्ट करा ही रहे हैं आरटीपीसीआर। लेकिन एंटीबॉडी टेस्ट जल्दी हो जाएगा, रिजल्ट जल्दी आता है, उससे हम ये पता कर पाएंगे कि कितनी पॉपुलेशन को ये हो गया है। तो जो जनरल कैंप्स लगा लगा के टेस्ट किए जा रहे हैं, हो सकता है उन्हें हमें बंद ही कर दें तो भी हमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आम पॉपुलेशन अगर मोर देन 60-70% अगर एंटीबॉडीज बन चुकी है तो फिर तो हमें इनको नॉर्मल उसी तरह से लेना पड़ेगा जैसे दूसरी बीमारियां हैं कि हर्ड इम्यूनिटी आने की स्टेज पे आ रहे हैं। तो एक बार मेरी ख्वाहिश, मेरी निवेदन है कि सभी जगह एंटीबॉडी टेस्ट शुरू करवा देने चाहिए, या पब्लिक को खुद भी जाकर के एंटीबॉडी टेस्ट अपने करा लेने चाहिए अगर वो समर्थ हैं तो इससे प्लाज्मा में जिनके एंटीबॉडीज है तो डोनर्स की संख्या एकदम से बढ़ जाएगी और जो बीमार मरीज हैं उनकी हम हेल्प ज्यादा कर पाएंगे, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे पाएंगे। और ये तो आपको ध्यान ही होगा, जैसा कि समाचार पत्रों में भी अब आ गया कि पिछले 3 महीने में लगभग 200 डॉक्टर्स ने, MBBS MD डॉक्टर्स ने इलाज करते हुए लोगों का और अपनी जान इस कोरोना से गंवाई है। तो ये इस बीमारी को हल्के में ना लें और इसके प्रति लापरवाही ना बरतें, क्योंकि इसकी वैक्सीन तो आने में अभी बहुत समय लगेगा। हो सकता है कि इफेक्टिव भी ना हो, आ भी जाएगी तो वो कितनी सुरक्षा देगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। आप लोग सुरक्षा अपनी खुद करें, मास्क अवश्य पहन के रखें। माना कि मास्क में से वायरस पेनेट्रेट करके कपड़े के मास्क या गमछे और हम जो भी रख रहे हैं उसमें से अंदर चला जाता है, लेकिन इमीडिएटली तो नहीं जाता है। आप जितने 1-2 घंटे में मास्क पहना हुआ है, आपने किसी ने तुरंत ही छींक दिया है, तुरंत खांसी हो गई है, अनजान लोगों के संपर्क में आ गए, तो उस मास्क को आप बदल के दूसरा पहन सकते हैं। उसको एक थैली में डाल के उसको पैक कर दीजिए और फिर उसको आकर के जैसे वॉश करना है या डिस्ट्रॉय करना है जैसा भी करें, तो आपकी सुरक्षा होने के काफी चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर 2 मीटर दूरी रखें, 2 गज की दूरी रखेंगे अगर आप अनजान लोगों से, अनजान जगहों पे जिनको कि आपको पता ही नहीं है कि वो एसिम्प्टोमेटिक, सिम्प्टोमेटिक, कोरोना वायरस किसी में भी हो सकता है, हो चुका है या नहीं हुआ है या होने वाला है या लक्षणों वाला है, कोई अब परिभाषा नहीं रह गई है इसके लिए अलग से। तो उससे, और अपना मुंह, आंख, नाक, कान छूने से पहले अपने हाथों को सैनिटाइज अवश्य कर ले। बाकी करे ना करे, लेकिन अपना मुंह, नाक, कान, मुंह पे फेस की तरफ हाथ जाए तो उससे पहले साबुन पानी से हाथ धो लें अच्छी तरह से या जो भी सैनिटाइजर से, और फिर अपने मुंह को छुएं। और घर में भी आए तो अपने आप को स्वच्छ करके, हाथ सैनिटाइज करके, साबुन पानी से धो के और स्नान करके, अगर आपको लगता है कि आप ऐसी जगहों पर जाकर आए हैं तो आप अपने कपड़े भी धुलने के लिए डालें और पूरी स्वच्छता का पालन करते हुए इस नियमों का पालन करें तो हम इस बीमारी से बखूबी बचे रह सकते हैं। ऐसी कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन होने के बाद हमारे पास जो इलाज है और जो ये वायरस नुकसान पहुंचा रहा है, आज उसकी पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। तो इसको सुनकर मुझे उम्मीद है आप लोग अधिक सावधान हो जाएंगे, अधिक सचेत रहेंगे और अपना बचाव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे मौतों की संख्या बढ़ने लगी है और इतनी डॉक्टरों का नुकसान आज तक किसी बीमारी में पहले पिछले कई दशकों में नहीं हुआ है कि 3 महीने में 200 डॉक्टरों को हमने गंवाया हो। अब ये डॉक्टरों की संख्या, इसी तरह आम पॉपुलेशन भी जा रही है। तो आप ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, सावधानियां बरतें और कोरोना को हराने में हम मिलकर सहयोग करें। ओम शांति।